वेलकम टू जीवी कोचिंग। मैं संतोष सर, आप सभी को जीवी कोचिंग में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अब जीवी कोचिंग पे सारे सिलेबस स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे हाई स्कूल का मैथ और गणित और इंटरमीडिएट का मैथ और गणित। हाँ मेरे दोस्तों, मैं एक और मेरा चैनल है जो बाबा जी के फाड़ू ट्रिक, जो आपको अगर कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उस पे हम कंपटीशन के लिए सारे के सारे सिलेबस पढ़ाते हैं। तो आप लोग उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिए हैं, आप लोग उस पर जाके देख सकते हैं। तो आज का जो सेशन है मेरे साथियों, कि आज जो हम लोग का प्रावर्तन तथा अपवर्तन, तो उसमें जो एनसीईआरटी का नोट्स है मेरे साथियों, तो उसमें हम लोग अब जो टॉपिक पढ़ चुके थे, अब अगला टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए आज का हम जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा दें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए आज का जो हम सेशन है हम आपका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हमको क्या पढ़ना है, प्रकाश का उत्क्रमणिता। प्रकाश का जो उत्क्रमणिता होता है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कि ये बार बार एग्जाम में पूछ भी लेता है। तो आइए हम लोग इसे जानते हैं। तो देखिए, प्रकाश के प्रावर्तन की घटना में यदि प्रावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण प्रावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणिता कहते हैं। तो यह उत्क्रमणिता आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको प्रकाश का प्रावर्तन याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, उसकी जो रूल है वो आपको याद होनी चाहिए। मेरा वो वीडियो नहीं देखे प्रकाश का प्रावर्तन वाला, जो हमने फर्स्ट वीडियो दिए थे, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे देख लीजिए। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि प्रकाश का प्रावर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश का प्रावर्तन वो होता है कि जब प्रकाश किसी पालिशदार और चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रावर्तन कहते हैं। देखिए, एकदम सेम वही दिया है कि जब प्रकाश किसी पालिशदार और चिकने सतह पर क्या होती है, टकराती है। ये देख लीजिए, ये प्रकाश का प्रवर्तन का ही फिगर है जो हमने यह पहले बनाया है समतल पृष्ठ पे। तो जब प्रकाश किसी पालिशदार चिकने सतह पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम प्रकाश का प्रावर्तन कहते हैं। अब प्रावर्तन के दो नियम होते हैं, कि पहला जो नियम होता है, आपतित किरण, प्रावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो आपतन कोण और प्रावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो वही कह रहा है कि जब हम आपतित किरण को प्रावर्तित किरण मान ले, यहां पे देखिएगा, कॉन्सेप्ट कीजिएगा, आपका ये जो फिगर है यहाँ पे जो कह रहा है कि जो हम क्या करें, आपतित किरण है, अगर जो आपतित किरण है उसे प्रावर्तित किरण मान ले, और जो हमारा प्रावर्तित किरण है उसे आपतित किरण मान ले, किसमें, एक दर्पण लगा के। तो उस समय जो प्रकाश की घटना होती है, जो प्रकाश की गुण होती है, मतलब वो क्या होता है, उत्क्रमणिता होता है। तो आइए हम लोग अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं इमेज। साथियों, ये इमेज तो बहुत बार पूछता है, बहुत लोग गलती करके आते हैं, लेकिन इस वीडियो के देखने बाद आपका कोई गलती नहीं हो सकता है। तो देखिए, इमेज किसे कहते हैं। इमेज आप लोग जानते हैं कि हम जो प्रतिबिंब खींचते हैं, फोटो खींचते हैं, जिसका आभास करते हैं कहीं ना कहीं। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर प्रावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब यह दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, एकदम सेम, अगर आपने एक डिफिनेशन इसका याद कर लिए तो साथियों आप दोनों का डिफिनेशन याद कर लेंगे। थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा कैसे मैं बता रहा हूं। वास्तविक प्रतिबिंब जिसे कहते हैं रियल इमेज, जो वास्तव में हम लोग क्या करें, उसे पर्दे पे लिए जा सकते हैं। देखिए, करा कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, इसमें भी वही काम है, डिफिनेशन में इसमें भी वही काम है। डिफिनेशन हमने डिफरेंस नहीं रखे हैं, एकदम सेम ही है। अगर एक आपने कॉन्सेप्ट कर लिया, 100% है कि आप याद कर लेंगे। देखिए, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें प्रावर्तन के पश्चात
किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या होती है, वास्तव में मिलती है, तो इसे बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, इसे क्या किया जा सकता है, इसे पर्दे पे लिया जा सकता है। बहुत ही कंपटीशन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वैकल्पिक क्वेश्चन इसी से बनता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को क्या पर्दे पे लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे लिया जा सकता है। तो आइए साथियों, अब इसका डिफिनेशन देखते हैं आभासी प्रतिबिंब का। आभासी मतलब वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज का, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, क्या होता है, आती हुई, देखिएगा इतना, आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे इसका इमेज जो होता है फोटो भर लिया जा सकता है, जो प्रतिबिंब होता है उसे क्या किया जाता है, फोटो भर लिया जा सकता है। तो देखिए डिफिनेशन में थोड़ा आभासी प्रतिबिंब में होता है साथियों कि आती हुई प्रतीत होती हैं और इसमें वास्तव में मिलती हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब है एकदम बस यही याद करना, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, कहा वास्तव में मिलती हैं, आती हुई प्रतीत होती है। अगर वास्तव में मिलती है तो 100% है कि वास्तविक प्रतिबिंब होती है, और जब आती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब आइए मेरे दोस्तों, अब आपका सेशन स्टार्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब देख लीजिए जिसे कहते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्पेसिकल मिरर्स। अब देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, इसे पहले समझते हैं। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली है, गोली दर्पण कहलाता है। इसके एक तल को पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, दूसरे तल परावर्तक तल होता है, उसे ही क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो मेरे साथियों आपको समझ में आ गया, जैसे हम लोग घर में आईना देखते हैं, जो आईना होता है वो तो समतल ही दर्पण होता है, लेकिन जब उसकी एक तरफ क्या कर दिया जाए, या पारे से या लाल ऑक्साइड से या चांदी से उसका क्या किया जाए, पेंट कर दिया जाए, तो जो हमारा बन जाता है वो क्या हो जाता है, दर्पण बन जाता है। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं, तो पहला जो दर्पण होता है जिसे कहते हैं कॉन्वेक्स मतलब जो अवतल दर्पण, और दूसरा जो होता है कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण। आइए हम लोग इसे विस्तार से अब जानते हैं क्या होता है अवतल दर्पण। अब साथियों देखिए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, बहुत बार पूछ लेता है क्वेश्चन, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो देखिए वह दर्पण जिनका परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है, तो अवतल दर्पण कहलाता है। देखिएगा ये साथियों मैं फिगर में आपको इसलिए बना दिए हैं कि जो देखिए ये आपतित किरण है और ये जो बाहर निकल रही परावर्तित किरण है, और जो ये तीर लगा है रेड वाला, देख रहे हैं कि जो इसका जो परावर्तक हो रहा है, जो इसका परावर्तक तल है वो क्या है, नीचे की तरफ है, और जो हमने कलई कर लिए हैं इसके ऊपर की तरफ हमने कलई कर दिए हैं। जो यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसे खींचे हैं वो क्या है, कलई किया गया है। अब आइए हम लोग उत्तल दर्पण देखते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, अब देखिए वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ का होता है बाहर की ओर उभरा होता है, तो अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। मतलब जिनका अगर परावर्तन उभरे हुए तल से, अब देख लीजिए ये उभरे हुए तल से, ये आपतित किरण, ये किरण आ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, ये जो हमारा क्या है, अभिलंब है, तो और ये जो है मेरा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और ये जो मेरा इधर का क्या है, कलई किया गया, क्या है, कलई किया गया पृष्ठ है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, लाल ऑक्साइड से या चांदी से या तो पेंट करके इसे हम बना सकते हैं। अब देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण इनकी जो परिभाषाएं होती हैं। अब देख लीजिए मेरे दोस्तों हमने ये दोनों फिगर बना दिए हैं, एक अवतल दर्पण का, एक उत्तल दर्पण का, और कह रहा है कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जो कुछ परिभाषा होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं,
का जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर नहीं जानेंगे तो आप कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, अब अवतल दर्पण में सेम वही होता है, उत्तल दर्पण में वही होता है कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि उसके दबे हुए तल से परावर्तन पृष्ठ होता है, इसका क्या होता है, उभरे हुए तल से होता है उत्तल दर्पण में। तो अब देख लीजिए, हमने एक ही फिगर, ये दोनों फिगर से ही पूरा परिभाषाएं हमने लिख दी है। आप चाहेंगे तो इसका अलग अलग फिगर भी बना सकते हैं, किताब में अलग अलग दिया है, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट कर दिया कि एक ही अवतल दर्पण में जो ये दिख रहा है M1 और M2 है, ये दर्पण का क्या होता है, दर्पण का द्वारक होता है। और इसमें भी M1 M2 जो उत्तल दर्पण में देखा जाए तो ये भी क्या है, दर्पण के द्वारक है। और ये जो देखिएगा मेरे साथियों कि अगर ये यहां से अगर ये जो बीच में जो होता है, इसे हम क्या मानते हैं, P मानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव है। अगर यहां से जो C है, जो केंद्र होता है, वही हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और जो वक्रता केंद्र से और ध्रुव के दूरी होते हैं, उसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और यही कहीं पे फोकस तल होता है, जिसे क्या कहते हैं, यहां से आपका ध्रुव से और F तक की दूरी को हम क्या कह सकते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और ये जो लाइन दिख रहा है मेरे साथियों, वो क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। सेम इसी प्रकार M1 M2 जो इसमें दर्पण का द्वारक हो गए, और C से और यहां तक P के जो बीच की दूरी है, उसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। C हमारा वक्रता केंद्र है, P क्या है, हमारा ध्रुव है, और जो F क्या है, फोकस है, फोकस तल है। F क्या है, हमारा फोकस तल है। और F से और P तक की जो दूरी होता है, उसे स्मॉल f से जो दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और ये जो लाइन दिख रहा है मेरे साथियों, उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम लोग इसी का जो परिभाषा है हम लोग जान लेते हैं कि दर्पण का ध्रुव, जिसे कहते हैं पोल ऑफ मिरर। अब दर्पण का ध्रुव क्या होता है, देखिएगा, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जो दर्पण का ये मतलब इसका जो परावर्तक पृष्ठ के जो मध्य बिंदु होता है साथियों, उसी को ही हम कह सकते हैं, ध्रुव कह सकते हैं। अब देख लीजिए, वक्रता केंद्र हमने बता दिया, वक्रता केंद्र को किससे दर्शाते हैं, C से दर्शाते हैं। तो देखिए, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र गोली दर्पण वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब जो इसका जो केंद्र होता है, गोले का जो केंद्र होता है मेरे साथियों, वही क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या आपको बता ही दिए हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो आप मेरे साथियों, आपको हम पहले से ही बता दिए, जो वक्रता त्रिज्या और फोकस जो ध्रुव है, उनकी जो बीच की जो वक्रता, उनकी त्रिज्या जो होती है, वृत्त का जो त्रिज्या होता है, वही क्या होता है, हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। अब आइए हम लोग इसी फिगर से ही पूरा अच्छी तरह से जान लेते हैं क्या होता है। तो अब देख लीजिए, अब इसमें अब अभिलंब किसे कहते हैं, देखिएगा, अभिलंब गोली दर्पण के किसी बिंदु का वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु का अभिलंब कहलाता है। कह रहा है कि गोली दर्पण के किसी बिंदु वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या होता है, अभिलंब होता है। अब देख लीजिए, इसका मुख्य अक्ष क्या होता है, आपको हमने बता ही दिए कि ये जो लाइन दिख रहा है, ये मेरे साथियों इन दोनों में, तो मुख्य अक्ष इसे कहते हैं। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, देखिएगा, गोली दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा गोली दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। मतलब कह रहा है कि ये C और P को जो मिलाने वाली रेखा है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, मुख्य अक्ष कह सकते हैं। अब देख लीजिए, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। जो गोली दर्पण, ये देख लीजिए, जो गोली दर्पण का जो ये खींच रहे हैं, क्या है, व्यास है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, M1 M2 क्या है हमारा, यहां से दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब फोकस दूरी, अब मेरे साथियों, आपको फोकस दूरी आपको बता ही दी है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, लेकिन हम लोग परिभाषा के अनुसार से जान लें कि गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको हम बता ही दिए हैं कि जो हमारा f है और जो p है, उनके फोकस तल और p के जो बीच की दूरी होती है, उसी को ही हम क्या कह सकते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब देख लीजिए, फोकस तल आपको हम बता दिए, वह तल जो मुख्य अक्ष से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहलाता है।
फोकस तल कहलाता है। अब देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों, जिसे कहते हैं बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, प्रिंसिपल ऑफ फोकस, मुख्य फोकस। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे अच्छी तरह से आप जान लें। तो देखिए, गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे यफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो कहने का अर्थ यह है मेरे साथियों, इस फिगर में आप कॉन्सेप्ट कीजिए कि इस फिगर में देखिएगा क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि जो किरणें देखिएगा आ रहा है और जो कहीं पे मिल रहा है या कहीं पे आभास हो रहा है, मतलब जो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, तो उसे बिंदु को ही दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब ये देख लीजिए, ये जो किरणें हैं मेरे साथियों, इस फिगर में आप लोग कॉन्सेप्ट कीजिए कि देखिए ये किरणें जा रही है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि उसका जो हमारा प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, दबे हुए तल से, और इसका जो उत्तल दर्पण में उभरे हुए तल से होता है। तो इसमें जो होता है, जो इसमें अब यहां से क्लियर हो जाएगा मेरे साथियों। अब इसे देखते हैं, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसका जो मेन पॉइंट है, कह रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस एफ पर वास्तव में मिलती हैं, अर्थात अवतल दर्पण के लिए फोकस का होता है वास्तविक बनाता है। तो देखिए, जो वास्तव में मिलता है मेरे साथियों, यहाँ पे देखिए कि ये वास्तव में मिल रहा है, इसलिए ये क्या बनाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। और तथा उत्तल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस एफ पर आती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात दर्पण के लिए फोकस आभासी होता है। मतलब जो दर्पण देखिए जो आभास कर रहे हैं कि मतलब यही कहीं पे मिल रहा है, तो इसलिए मेरे साथियों ये क्या बनाएगा, हमारा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। इसका जो मेन पॉइंट है, नोट है, देख लीजिएगा इसे, कि अवतल दर्पण की फोकस दर्पण के सामने होता है, और जबकि उत्तल दर्पण की फोकस का होता है दर्पण के पीछे होता है। तो अवतल दर्पण में आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि अवतल जो दर्पण है उसकी जो फोकस है उसके सामने हो रहा है, लेकिन जो हमारा उत्तल दर्पण है उसका क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे, जो भी आपके माइंड में अगर डाउट है उसे आउट करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और जो हमारे पुराने साथी हैं वो भी अपना बेल आइकन दबा लें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये अगला वीडियो जो नहीं देखे हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।